सुनना बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। आपने कंपनी की ऑडिट करना तो सीख लिया, इसलिए यहाँ से कंपनी काट के मैंने क्या लिख दिया, एंटिटीज। लेकिन बहुत सारी चीजें वही फॉलो होंगी जो आपने सीखी हैं। डन। बस यहाँ पे थोड़ा सा एंटिटी का तड़का लग जाएगा कि वो एंटिटी अलग है, तो वहां पे कुछ अलग चीजें आ जाएंगी। डन। करें स्टार्ट, आ जाओ। कह रहा है डिफरेंट एंटिटी में सबसे पहले हमने क्या उठाई है, गवर्नमेंट एंटिटी की ऑडिट उठाई है, यानी गवर्नमेंट ऑडिट। समझ में आया? आ जाओ। मीनिंग क्या है, आपको एग्जामिनेशन करना है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशन का। आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशन का। यानी मैं ये ना बोल दूं कि ओवरऑल एग्जामिनेशन करना है। सही है? इसके लिए आप पर्पस डिसाइड करोगे, कंक्लूजन लोगे और अपनी रिकमेंडेशन दोगे। डन। आगे आ जाते हैं। कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करना है आपको, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, फाइनेंशियल में ही आ गई ये बात। तो मैं इसको सिंपली ये बोल रहा हूँ कि हमें एक ओवरऑल एग्जामिनेशन करके हमें अपनी ओपिनियन देनी होती है कि वो वाली जो गवर्नमेंट कंपनी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारे एस्पेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सीएनएजी ने क्या बोला हुआ है उस चीज़ के ऊपर, है ना। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो भी आपको वहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे हमने बैंक ऑडिट पढ़ा, वो भी तो एक स्पेशल एंटिटी का था ऑडिट, वो भी तो एक तरह का अलग एंटिटी का ऑडिट था। तो जैसे वहाँ पे जो कवरेज थी बैंक ऑडिट के हिसाब से, वैसे यहाँ पे अदर 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 डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कवरेज आपको करनी होगी। समझ में आ रहा है? देखो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा गवर्नमेंट ऑडिट की, और सुन लेना प्लीज, सारी की सारी स्पेशल ऑडिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग तरह की ऑडिट है वो, तो वो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो आपको स्टडी मैट से भी बहुत अच्छे से पढ़ने का है इसको, यहाँ से पढ़ने के बाद। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, सुनना। कह रहा है पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो यहाँ पे आप क्या चेक करते हो, पब्लिक अकाउंटिंग गवर्नमेंट के फंड की। जो गवर्नमेंट का फंड है वो किस तरीके से, मतलब वो होता है ना, डिसाइड होता है कि इतना बजट हम देंगे रेलवे बजट को, या इतना बजट हम इस कंपनी को दे रहे हैं। तो वो आप चेक करोगे कि पब्लिक अकाउंटिंग उसकी ठीक हो रही है या नहीं हो रही। आ रहा है समझ में? आगे आइए। कह रहा है पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी अकाउंटिंग आप चेक करोगे, यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी की भी बात मैं बोल दूं कि आप ये देखोगे कि जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब हो। समझ में आया? तो फंड के साथ साथ आपको क्या देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। चलें आगे, आइए। कह रहा है नीदर इक्विप्ड और नॉर इंटेंडेड टू वर्क एज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। वही सेम बात है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम एक इन्वेस्टिगेशन की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन हम जो काम करेंगे उसमें अपनी रिजनेबल एश्योरेंस देते हुए ऑडिट की तरह उन चीज़ों को चेक करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। समझ में आया? आगे आ जाइए। कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस, सुनिएगा, अगर हमने कोई गवर्नमेंट कंपनी बनाई है तो वो किसी ना किसी के तो हाथ में दी होगी, किसी ना किसी को वहाँ डायरेक्टर बनाया होगा, किसी ना किसी को वहाँ मैनेजर बनाया होगा। तो उस वो जितने भी लोग हैं जो उसको चला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हमें समझ में आ जाएगी जब हम उसकी ऑडिट करा देंगे। तो समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अकाउंटेबिलिटी देखना एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर मैं बोल दूं आपको पुलिस डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, तो जब आप पुलिस डिपार्टमेंट का ऑडिट करोगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छे से वो लोग फंड यूटिलाइज कर रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो इससे क्या पर्पस क्या है हमारा, इसका पर्पस क्या है हमारा, अकाउंटेबिलिटी चेक करना। सही है? आगे आ जाओ। फंक्शन कह रहा है सीएनएजी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसके जितने भी फंक्शन है वो इसमें काम करेंगे जो ये ऑडिट करेंगे। कह रहा है सीएनएजी अथॉरिटीज एक्ट और कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कह रहा है सीएजी की अथॉरिटी में काम होगा, वो सारे एक्ट की अथॉरिटी चेक करेगा और उसे कंफर्म करेगा विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बने हुए हैं जिनके हिसाब से एक गवर्नमेंट कंपनी को पैसा खर्च करना चाहिए, वो उस हिसाब से उसको यूटिलाइज कर रही है, एक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। समझ में आया? हम्म। अब देखना, ये जो रेड मार्क है ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ये आपका होमवर्क है।
क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है बताओ। घर पे पढ़ते रहना यार, ये सुनो सुनो सुनो। हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। आ जाओ यहाँ से देख लो आप। कह रहा है क्या, अकाउंटिंग फॉर, सेम है वही अभी पढ़ा था जो, पब्लिक फंड, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं लग रहा नॉर्मल से, वहाँ पे तो बस अपनी ओपिनियन देना होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें चेक करनी है। कह रहा है हमें अकाउंटिंग करानी है पब्लिक फंड की, अप्रेजल कराना है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, और बेस करना है हमें करेक्टिव एक्शन का। यानी जो भी हमारा ऑडिट होगा वो बेस बनेगा सारे करेक्टिव एक्शन का। डिटेल में आप घर से पढ़ लेना, बहुत ईजी है ये। ठीक है, चले आ जाओ। लीगल फ्रेमवर्क देख लो, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएजी देख लो। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको, सीएनएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। मेरे ख्याल से 9वीं रैंक होती है ये। अगर ऊपर से आप इंडिया की मोस्ट, नहीं मोस्ट जो बड़ी पोस्ट होती है उसमें से अगर आप वो रैंक दो तो ये 9वीं रैंक पे आता है। देखिए आगे, टर्म कितना होता है, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। कह रहा है रिमूवल कैसा है इसका, अगर ये प्रूव हो गया कि मिसबिहेव कर रहे हैं, इनकैपेसिटी हो गई और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने ये चीज डिसाइड कर ली, तो आप उसका रिमूवल कर दोगे। रेम्युनरेशन इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। पावर एंड ड्यूटीज ये लिखी हुई है यहाँ पे, ड्यूटीज सीएनएजी एक्ट है ड्यूटीज एंड पावर का, उसमें लिखी हुई है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट यूनियन और स्टेट एंड प्रेसिडेंट की एडवाइस के हिसाब से मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इन्हें करने होते हैं। और सबमिशन ऑफ अकाउंट 151 सेक्शन है, इसके हिसाब से इन्हें अपने अकाउंट्स को भी सबमिट करना होता है। डन, ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। लेकिन ये याद रख लेना बस कि टेन्योर कितना होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, और रेम्युनरेशन कितना होता है, और ये नॉर्मल सी चीज़ें याद कर लेना, क्या पता कोई ऑब्जेक्टिव बना दें, है ना। लेकिन ईजी है आना। ड्यूटीज देख लो बेटा, सीएनएजी की ड्यूटी क्या होती है, क्या होती है ड्यूटी, आपको क्या लगता है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं सबका ऑडिट करती है वो, उनके अकाउंट्स को चेक करती है। देखो, कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ, कंपाइलेशन और सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, रेंडरिंग असिस्टेंस इन अकाउंट मेंटेनेंस, अपनी असिस्टेंस देती है अकाउंट की मेंटेनेंस में। ऑडिटिंग कर दिया, रिपोर्टिंग कर दिया। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड से एंड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम कंटीजेंसी फंड से। डन, क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड से और ट्रांजैक्शन कंटीजेंसी फंड से क्या करती है, इनकी ये ऑडिटिंग करती है। जितने भी फंड हमने यूज करे हैं, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं उनका। ये किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, सीएनएजी के। आगे आइए, और क्या कर, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलें आगे, कह रहा है ऑडिटिंग ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी विच इज सब्सटेंशियली फिनांस। कह रहा है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स लोन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर कंसोलिडेटेड फंड्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द स्टोर एंड स्टॉक एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सही है, तो जितना भी सुनिएगा, जितना भी गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होती है, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, उन सबको ऑडिट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ये हमें असिस्टेंस भी देते हैं अकाउंट की मेंटेनेंस में और कंपाइलेशन में और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स में। सही है, सीएनएजी के बारे में भी आप डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ही पढ़ लेना। चले आइए, पावर क्या है, बहुत ईजी है। इंस्पेक्शन करेगी, ट्रांसमिशन करेगी, इंक्वायरी करेगी। देख लो, कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ एनी ऑफिस ऑफ द अकाउंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट। ठीक है, किसी भी ऑफिस का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब, इंस्पेक्शन का मतलब जाके चेक करना, तो वो ऑडिट के अंदर ही आ जाता है। तो जब आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो किसी भी ऑफिस का। ट्रांसमिशन ऑफ एनी अकाउंट बुक्स पेपर डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द ट्रांजैक्शन अंडर द ऑडिट टू एनी स्पेसिफाइड प्लेस।
आप कहीं पे भी अकाउंट उठा के कहीं पे भी अकाउंट लेके जा सकते हो। कह रहा है इंक्वायरी कर दिया एज कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट रिपोर्ट विच ही इज ड्यूटी टू प्रिपेयर। तो वो इंक्वायरी भी करेगी। तो वो जो नॉर्मल काम है, जो एक ऑडिटर के काम होते हैं, वो सारे काम सीएजी कर सकता है, वो उसके राइट्स है, पावर है। चलें आगे, सुनना आप। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना। जैसे ये आ गया अब कि एक्सपेंडिचर का आप ऑडिट कर रहे हो तो कैसे कैसे करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डन। आपसे पूछेगा कि आप किसी पब्लिक कंपनी का या पब्लिक कंपनी का नहीं, किसी गवर्नमेंट कंपनी का या किसी पब्लिक के अकाउंट का, पब्लिक अथॉरिटी का एक्सपेंडिचर का ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है आप करोगे ऑडिट एजेंट रूल एंड ऑर्डर। आप ऑडिट करोगे किसका, एजेंट रूल और ऑर्डर का। एजेंट रूल और ऑर्डर बोले तो, अरे एक्सपेंडिचर करने के लिए रूल बने होंगे ना, और उसका ऑर्डर भी होगा। कोई रूल होगा और कोई ऑर्डर होगा कि इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए इस अथॉरिटी के साइन लगेंगे। इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए ये तरीका है, पहले आपको एक ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये खर्चा होना है, यहाँ यहाँ होना है, फिर वहां से आपको सैंक्शन होगा पैसे का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे गवर्नमेंट का पैसा है यार, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के खजाने में रखा है पैसा, ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा। तो उसके लिए रूल बने होंगे, उसके लिए कोई ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये वो है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, आ जाओ। कह रहा है ऑडिट ऑफ एजेंट प्रोविजन ऑफ फंड। तो ऑडिट करोगे आप जो प्रोविजन ऑफ फंड होता है। जैसे आपने देखा होगा हर साल हर चीज का बजट आता है, तो वो प्रोविजन हो जाता है एक तरह से फंड का, कि इतना फंड हमने इस काम के लिए निकाल के रख दिया है। तो उसका भी ऑडिट करोगे कि जितना प्रोविजन निकाला था क्या उसमें से कुछ यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, और यूटिलाइज हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है। डन। आगे देखिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट करोगे। प्रोप्राइटरी ऑडिट मैंने बताया था। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है बताना, याद है किसी को? बताया था मैंने आपको प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, प्लीज बता दीजिए। मैं बताऊं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको कोई पैसा दिया और बोला यहाँ पे कि चेयर आनी है, और आपने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए बस 20 चेयर मंगाने में। तो मैं बोलूंगा क्या ये जरूरी था खर्चा? हाँ। प्रोप्राइटरी एलिमेंट का मतलब होता है जिस काम के लिए जितना पैसा लगना चाहिए, कम से कम इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड वाइज उतना पैसा लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना। यानी वहां पे सिचुएशन की डिमांड क्या थी, उस हिसाब से पैसा लगाना है। कोई पैसा मैंने इसलिए तो नहीं चेयर लाने के लिए बोला था कि बहुत दूर से हमारे इटली से कोई मेहमान आ रहे थे, प्रेसिडेंट आ रहे थे। मैंने तो इसलिए दिया था आपको पैसा कि स्टूडेंट के बैठने के लिए चेयर लानी है। तो सिचुएशन की डिमांड क्या थी, नॉर्मल सी चेयर जो बाकी इंस्टीट्यूट में चलती है वो ले आओगे आप। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस चीज की भी ऑडिट होगी, प्रोप्राइटरी ऑडिट, कि वहां पे जो पैसा खर्च हुआ है वो प्रोप्राइटरी एलिमेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं, इकोनॉमिकल है या नहीं। चलें आगे। ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या होते हैं? अप्रूवल्स। अप्रूवल्स। ऑडिट ऑफ सैंक्शन करोगे कि किसी काम को करने के लिए किसका सैंक्शन था, और वो जो सैंक्शन है प्रॉपरली लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। और आप परफॉर्मेंस ऑडिट करोगे। परफॉर्मेंस ऑडिट में आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को चेक करोगे कि जो काम है हमारी गवर्नमेंट कंपनी का, आपने देखा होगा कई बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, वहां पे आप जाके देखो तो पत्ते चल रहे होते हैं, कोई काम वाम नहीं कर रहा होता, सबके सब वहाँ पत्ते खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप चेक, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट करोगे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है इनको पैसा वैसा देने का। तो आप उसमें अपना कंक्लूजन निकाल दोगे कि इनका काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो एक एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। यानी एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने के लिए आपको ये 5 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ये 5 चीज़ें क्या है, पॉइंट है या एक्सप्लेनेशन है? पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन आप इसमें लिखोगे। चले चले। सुनना, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, समझा देता हूँ। कह रहा है कलेक्शन कैसा होता है हमारा, रिसीट से, टैक्स से पैसा आता है हमारे पास, डोनेशन से आता है, लाइसेंस फीस वगैरह से आता है। हमारे पास एक फंड इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। उसको फिर हम उसका एक्सपेंडिचर करते हैं। इस एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने के लिए आपको रूल एंड ऑर्डर देखना पड़ेगा।
एक्सपेंडिचर करने के लिए रूल एंड ऑर्डर बनते हैं, सैंक्शन लिमिट बनती है, प्रोविजन ऑफ फंड बनता है, प्रोप्राइटरी एलिमेंट बनते हैं और परफॉर्मेंस के बेंचमार्क बनते हैं। तो इस बेसिस पे उनको खर्च करा जाता है और इन्हीं चीजों को आप जाके वहां पे चेक करोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आइए, अब देखो ये बस ये हमने डिस्कस कर लिया है प्रोप्राइटरी ऑडिट तक, परफॉर्मेंस ऑडिट तक। बस मैं एक बारी रीड आउट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, समझते हुए भी चलेंगे। आइए, बहुत इजी है। कह रहा ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर का मतलब है नॉट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो जो जो खर्चा हो रहा है वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। जो जिस जिस रिगार्डिंग मतलब खर्चे के रिगार्डिंग जो रूल बने हैं, जो ऑर्डर बने हैं, वो फॉलो होने चाहिए। कंसिस्टेंट विद द ऑडिट एंड अकाउंट्स रिक्वायरमेंट। वो जो खर्चा हुआ है वो किसके कंसिस्टेंट होना चाहिए? विद द ऑडिट एंड अकाउंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड नॉट इन कंफ्लिक्ट विद द रूल ऑर्डर ईटीसी फॉर द ऑफ द हायर अथॉरिटी। और वो कंफ्लिक्टिंग खर्चा नहीं होना चाहिए कि हायर अथॉरिटी मना कर रही है और आप तब भी खर्चा कर रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में आपको? तो हायर अथॉरिटी ने अगर मना कर दिया तो तब भी आप वो वाला खर्चा नहीं करोगे। कह रहा है इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी वेदर इशूइंग अथॉरिटी possess रूल मेकिंग पावर। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसे अप्रूव नहीं करा तो जो जिसने वो पैसा इशू करा, जिस बंदे ने वो पैसा इशू करा अपने साइन से कि हाँ ले जाओ इस फंड में से निकाल के, वो क्या उस वो पजेस कर रहा है रूल मेकिंग पावर अपने हाथ में या नहीं, ये आप चेक करोगे। समझ में आया? समझ में आया पक्का? चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है? देखो आ जाओ। ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स है, बहुत इजी इजी है। कह रहा है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। क्या करोगे इसमें? अब आपको देखना है, सुनना, एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय दी सैंक्शन और नॉट। सैंक्शन का मतलब हर साल डिसाइड होता है कि इतना पैसा है और इस काम में वो यूटिलाइज होगा, वो हो गया सैंक्शन। तो वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कवर्ड था सैंक्शन में या नहीं, ये चेक करोगे। कह रहा है सैंक्शन आर फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी हैविंग द पावर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सैंक्शन की पावर भी देखोगे कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी को दी भी गई है या नहीं दी गई। क्लियर है या नहीं है? तो जिसने सैंक्शन करा है, अगर सैंक्शन हो गया है तो वहां पे आपको चेक करना है कि वेदर वो जो बंदा जिसने सैंक्शन दिया है वो कंपिटेंट अथॉरिटी है भी या नहीं। आगे चलें, आगे आइए। कह रहा है ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड। ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड देख लीजिएगा। कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंड फॉर विच द एक्सपेंडिचर इज टू बी इनकर्ड। कह रहा है जिसके लिए प्रोविजन बनाया था वो चेक करोगे क्या उसी चीज के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ। जैसा आपने सुना होगा निर्भया के टाइम पे एक निर्भया फंड बना था। आप पूछना जरा गवर्नमेंट से कितना यूटिलाइज करा है उसको और कहाँ कहाँ करा है, आपको दिखता है कोई? बस पिंक कलर के कोई कोई थाने दिख जाते हैं, महिला थाने बना देते हैं वो लोग, बस मेरे को वही यूटिलाइजेशन दिखता है, बाकी तो मेरे को कुछ नहीं दिखता कि उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं, क्या वुमेन की सेफ्टी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दो जगह देखा जहाँ पे मेरे को ठीक लगा। जैसे मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, अभी मैं कहीं गया था पीछे, शादी में गया था कहीं बाहर, तो मैं वहां से जब आ रहा था तो मैंने देखा एक लेडीज अकेले बैठी थी, वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। तो वहां पे एक पुलिस आई, मतलब वुमेन पुलिस आई, लेडीज पुलिस। उसने उनसे पूछा कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो? उसने बोला हाँ। तो वो उससे बोल के गई कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है, मैं इसी में मतलब इसी में मेरी ड्यूटी लगी है इसी ट्रेन में। तो उनका काम क्या था, जो लेडीज पुलिस थी उनका काम ये था कि जितनी भी महिला अकेले ट्रैवल कर रही हैं उन सबको इंश्योर करना कि हम आपके साथ हैं, हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और रियल में अगर वो आई थी तो वो आ भी जाएगी फोन करने के बाद, वो कर रही है तो कुछ कुछ काम दिखते भी हैं, कुछ कुछ काम नहीं भी दिखते, है ना? देख लीजिएगा। अब कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द एप्रोप्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएशन मेड। कह रहा है जितना पैसा आपने वहां पे एप्रोप्रिएट करा था उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर आप नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के काम के लिए यूटिलाइज होगा, तो आप घर से लाके पैसा नहीं लगाओगे वहां पे। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया इतना? आइए, अब आपका फेवरेट प्रोप्राइटरी ऑडिट, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, देख लो। कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे देखोगे क्या पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे वो खर्चा करना जरूरी था। कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो मैंने आपको चेयर लाने को बोला, तो पब्लिक
यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए लिखा है वो काम पब्लिक के लिए है। मान लो हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट में था या नहीं था? इतनी महंगी चेयर लाना पब्लिक के पैसे से ही नहीं था। ठीक है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम था कि 1 लाख की चेयर पे अपन बैठते हैं। कॉमनली एक्सेप्टेड था ये कि आप 1 लाख की चेयर पे बैठते हो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है? ये स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है? समझ में आया? आगे देखिए, कह रहा है फोकस इज ऑन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपको फोकस किस पे करना है? सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन पे, यानी आपको बातों में नहीं उलझना, आपको डॉक्यूमेंट में नहीं उलझना, आपको जाके चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, ग्राउंड पे जाके चेक करना है कि वो हुई है, क्या उसकी डिमांड थी या नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं डिमांड नहीं थी और बेमतलब में आप खर्चा दिखा रहे हो। आगे देखिए, कह रहा है प्रिंसिपल्स क्या है इसके? एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेशन डिमांड। क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेशन डिमांड। तो एक्सपेंडिचर उतने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जितना ओकेशन डिमांड कर रही है। आपका बर्थडे था, आपने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, पापा को अच्छा लगेगा? पापा के पैसे उड़ा दोगे तो? यही प्रोप्राइटरी ऑडिट है, जितनी ओकेशन डिमांड कर रही है उतना ही खर्चा होना चाहिए। देखिए, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द पर्सन सैंक्शन दी एक्सपेंडिचर। जो बंदा सैंक्शन कर रहा है एक्सपेंडिचर को, उसकी जेब में कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा किसका है? ये पब्लिक है, ये सब जानती, पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही यूटिलाइज होना चाहिए। कह रहा है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। तो वो पब्लिक एट लार्ज को देख के खर्चा होना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज को देख के खर्चा होना चाहिए। और अगला आ रहा है, नो बेनिफिट टू द मैनेजरियल पर्सनल और एम्प्लॉय। वो किसी मैनेजरियल पर्सनल को और एम्प्लॉय के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट एक बारी आप पढ़ो, बहुत इजी है, पढ़ के समझ में आएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑडिट में कुछ भी नहीं है, आपको बस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर छुट्टी छुट्टी खेलेंगे। आ जाओ। परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ा आप लोगों ने? आगे समझ में? पक्का? परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या? परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करोगे, यानी वहां पे जितना स्टाफ लगा हुआ है काम करने के लिए, उनको आप चेक करोगे कि वो एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एफिशिएंसी बोले तो? हाँ। इफेक्टिवनेस बोले तो? सही है, आता है आपको। देखो, कह रहा है इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम, सुन लो, इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम, स्कीम, प्रोजेक्ट, ईटीसी, परफॉर्मेंस कंप्राइजेस ऑफ इकोनॉमी ऑडिट, यानी एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस। ये नहीं होना चाहिए कि 10,000 में बंदा मिल जाएगा, आप 1 लाख वाला बंदा लेके आ गए और काम उससे वही करवा रहे हो। सही है? या कोई मटेरियल जो कम का यूज होना चाहिए, वो वहां पे आप बेमतलब में ज्यादा का यूज कर रहे हो। ठीक है, अगला एफिशिएंसी ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। तो आप देखोगे कि वो कैसे एक्शन ले रहे हैं, यानी उनका काम करने का तरीका कैसा है ना? वर्क कल्चर बोल दूं, है ना? या तरीका, है ना, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि 4 बार ब्रेक हो रहा है दिन में। समझ में आ रहा है? आपने हायर करा है उन बंदों को और वो 4 बार ब्रेक कर रहे हैं, बीच में वहां पत्ते चल रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा, छुट्टियां ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी पे भी काम करना है। आगे देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। इफेक्टिवनेस कैसे चेक करोगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल देखोगे आप, दैट इज अचीव्ड रिजल्ट बीइंग कंपेयर्ड विद द एंटिसिपेटेड रिजल्ट। तो जो आपने एंटिसिपेट करे होंगे रिजल्ट, उनसे अचीव वालों को आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करके आप ये चेक करोगे कि उनमें मेजर डेविएशन तो नहीं आ रहा। हो सकता है आपने सोचा हो कि भैया जो प्रोडक्शन होगा, हमने कोई हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, हम चेयर बनाते हैं, तो हमने सोचा था कि भैया हमारा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वहां पे 20 यूनिट बनी है, 50 यूनिट बनी है, 100 यूनिट बनी है। जो यूनिट बनी है वो ठीक नहीं है, बेचने योग्य नहीं है ना? तो ये सब चीजें आप चेक करते हो। यानी यहाँ पे आप, अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करना, यानी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना। समझ में आया? ठीक है, बाकी डिटेल में आप एक बारी स्टडी मैट से पढ़ोगे। डन? ये वाला वहां पे खुलवाओ, पेज नंबर बताओ जरा, ऑडिट ऑफ रिसीट। आ जाओ, सुनना, मैं ये बस ये बता रहा था यहाँ से, सुनना। कमर्शियल अकाउंट का मतलब क्या है?
पहले वो समझ में आना जरूरी नहीं है ना, फिर उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी। कह रहा है पब्लिक एंटरप्राइजेज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कमर्शियल अकाउंट एंड आर जनरली क्लासिफाइड अंडर द 3 कैटेगरी। कमर्शियल अकाउंट बोले जहां से पैसा कम रहा है, जहां से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। तो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में बांटा हुआ है, स्टेशनरी बॉडी और कॉर्पोरेशन में, और गवर्नमेंट कंपनी में बांटा हुआ है। अब वापस आ जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे सेम लाइन, जैसे गवर्नमेंट का ऑडिट कर रहे हो वैसे ऑडिट करोगे, यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव लॉ के हिसाब से करोगे, और यहाँ पे आप कंपनी एक्ट के हिसाब से करोगे। चलें आगे, आइए, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। तभी तो बोल रहा हूं मैं। सुनिएगा बच्चे, बार बार मैं यहां से कंपनी क्यों काट रहा हूं? हाँ, क्योंकि बदतमीज लड़की, क्योंकि आप इसे कंपनी ऑडिट ना समझकर ये समझो कि ये डिफरेंट एंटिटी का ऑडिट है। इंटेंशनली गलत लिखा है वहां पे। समझ में आया आपको? पार्ट बी आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन तैयार करना। सीए का काम होता है किसी भी काम की जस्टिफिकेशन तैयार करना। आ जाओ। हाँ, नहीं, लॉयर क्रिमिनल केसेस में करता है वो। अरे वो क्रिमिनल केसेस में करता है ना, हम हम सिविल वाले में। आ जाओ, अब सुन रहा हूं। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज बोले तो, हाँ, कह रहा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज। पहले देख लो कैसा कैसा होता है। ये वो वाली बॉडी नहीं है, डेड बॉडी की बात नहीं हो रही। लोकल बॉडीज बोले तो जैसे म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम वगैरह होते हैं ना, वैसे अलग बॉडी बना दी जाती है और उसके कुछ काम असाइन कर दिए जाते हैं। हाँ, तो वो काम कर दिया, उसका ऑडिट करना, ये सीखने वाले हैं यार। प्लीज आ जाओ, देख लो देख लो देख लो, आ जाओ। सबसे पहले आपको बजटरी प्रोसीजर देखना पड़ेगा टू एंश्योर द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। एंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर एंड कंप्लायंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन इन रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द फंड। तो ये 3 चीजें चेक करनी है आपको। कब? बजटरी प्रोसीजर में। बजटरी प्रोसीजर में आपको इंश्योर करनी है 3 चीजें। पहली क्या? अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। दूसरी क्या? कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या? रूल एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस इन यूटिलाइजेशन एंड रेजिंग द फंड। सही है? फिर देखना एक्सपेंडिचर का कंट्रोल कैसा होता है, थ्रू द डिवाइडिंग द पावर अमॉन्ग दी। एक्सपेंडिचर पे आप कंट्रोल रखते हो किस तरीके से? पावर को डिवाइड करके एक लेजिस्लेटिव विंग बनाते हो और एक एग्जीक्यूटिव विंग बनाते हो। इसमें आते हैं सारे ऑफिसर्स एमसीडी के, और इसमें आ जाएंगे काउंसिल्स। काउंसिल कौन होते हैं? एमएलए वगैरह बनते हैं ना, एमएलए वगैरह बनते हैं, तो उनके हाथ में सारी पावर होती है, उनके नीचे फिर ऑफिसर काम करते हैं, है ना। लेकिन हमने अलग अलग टाइप से बांट दिया है इसको। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करा है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमने पहले पढ़ा था ना, वो करा है। अब देखना अकाउंटिंग सिस्टम चेक करोगे, कैश बेसिस है, सब्सिडरी कैश बेसिस है, या सब्सिडरी रिकॉर्ड्स फॉर टैक्सेशन एंड असेट के लिए चेक करोगे। सेपरेट वाउचर्स चेक करोगे, मंथली बैंक रिकंसिलिएशन बनेगा वो चेक करोगे, एंड सबमिशन ऑफ समरी रिपोर्ट आपको देना होगा। डन। तो ये समराइज कर दिया गया कि किस तरीके से आप लोकल बॉडी को चेक करोगे, है ना। अब देखना टाइप ऑफ ग्रांट इनको मिलती है, बोलो। टाइप ऑफ ग्रांट मिलती है लोकल बॉडीज को, तो आप चेक करोगे कि ग्रांट कैसी है, जनरल पर्पस है, स्पेशल है, या स्टैचुरी या कंपनसेटिंग ग्रांट है। जनरल पर्पस बोले तो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाएगी, स्पेशल बोले तो जिसका पर्पस डिफाइन होगा कि इसी चीज के लिए यूज होगी, और स्टैचुरी बोले तो वो लॉ के तहत होगी कि सीएसआर जैसे कंपनी को करने होता है तो सीएसआर के थ्रू किसी ने कर दिया, या और अदर किसी कंप्लायंस के थ्रू किसी ने पैसा डाल दिया। आगे आ जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। एक बात लेकिन ध्यान से सुनना, हम यहाँ बहुत समराइज वे में चल रहे हैं, आपको ये डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा?
तो डिटेल में पढ़ लेना, कोई चीज समझना है तो प्लीज पूछ लेना, है ना। आइए, कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करनी है। देखो, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग होनी है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं लोकल बॉडी के वो फेयर है या नहीं है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल पता चलेगा। एडहेरेंस टू द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट की जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। बेनिफिट एंड वैल्यू ड्राइव फ्रॉम दी मनी स्पेंट, यानी यूटिलाइजेशन भी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, जो कि होना चाहिए, जो कि होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा यूज हो रहा है लोकल बॉडी में भी। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। आना अब डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ, दूसरा पर्पज है, दूसरा पर्पज क्या है बच्चे, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। सही है, चलें आगे। अब आ रहा है ऑडिट ऑफ एनजीओ। अभी क्या पढ़ा था आपने, लोकल बॉडी जितनी भी होती है उनका ऑडिट। इससे पहले क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी का या गवर्नमेंट का ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो, पूरा गवर्नमेंट का है ना, तो उसमें टोटल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई है ना। लेकिन उसमें गवर्नमेंट कंपनी होगी तो फिर कंपनी एक्ट भी लग जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा। अब ऑडिट ऑफ एनजीओ देख रहे हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले तो आपको ऑडिट फ्रेमवर्क चेक करना पड़ेगा। ऑडिट फ्रेमवर्क में आपको प्रिलिमिनरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो एनजीओ है उसका एमओए, एओए, बायलॉ और ट्रस्ट डीड में क्या लिखा हुआ है। स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब क्या है ना। एंड और भी हो सकता है, जैसे अगर वो कंपनी है तो एमओए, एओए बना होगा, उसके साथ वो जैसे एनजीओ का काम कर रही है तो बायलॉ भी बनाए होंगे उन्होंने कि कौन ट्रेजरी होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, ये सब वहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। अगर वो ट्रस्ट बना के आप एनजीओ का काम कर रहे हो तो आपकी ट्रस्ट डीड पढ़ी जाएगी, तो एमओए की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कंपनी नहीं बनी तो एमओए नहीं होगा। आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन कोई ट्रस्ट भी अपना एमओए बना सकता है इंटरनल पर्पज के लिए। डन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यानी आप वो चीज चेक करोगे कि जो आपने पेपर तैयार करा है, क्रिएशन जिस पेपर के तहत हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आप थॉरोली ध्यान से पढ़ोगे कि उससे आपको पता चलेगा क्या क्या पावर है, किस बंदे के हाथ में क्या पावर है, किस बंदे के हाथ में पावर नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये बनाया। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो वो पढ़ोगे। कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम आप देखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखोगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग देखोगे। यानी इसके यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप आरएपी कर रहे हो, हाँ, आप जान रहे हो एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को, है ना। आगे देखना, फिर आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोले तो ऑडिट ऑफ रिसीट, रिसीट की ऑडिट करोगे कि जो डोनेशन आई है वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करी गई है या नहीं करी गई, ठीक है। जो ग्रांट मिली है वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करी गई है या नहीं करी गई। सब्सक्रिप्शन देखोगे, मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जिस जिस चीज से वो एनजीओ पैसा कमा रहा है आप ये चेक करोगे कि वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करा गया है या नहीं करा गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेक डोनेशन, फेक ग्रांट, फेक मेंबरशिप फीस वहां पे दिखाई जा रही हो। आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस करोगे, इसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको। सुनिएगा, जहां जितने भी गवर्नमेंट वाले काम है वहां पे एक्सपेंसेस का ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछो क्यों, पैसा तो पब्लिक का है, उड़ाओ, है ना। और पब्लिक, पब्लिक तो कोई है ही नहीं, कलेक्टिव बोलेंगे तब पब्लिक बोलेंगे। आप सिंगल जाओ तो आपको तो कोई है हो ही नहीं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसके लिए वहां पे जो एक्सपेंडिचर है वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है बहुत तगड़ा, गवर्नमेंट के जितने भी काम है। आ रहे समझ में आपको। तो उसकी ऑडिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे चेक करोगे फ्यूचर में प्रैक्टिकली। अगर आपको कोई काम मिला इसके रिगार्डिंग तो आपको कम से कम समझ तो रहेगी कि काम कैसे करना है। चले आइए, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस में क्या देखोगे, एक्सपेंसेस आर इन कन्फर्मिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनजीओ और नॉट। सबसे पहले देखना है कि जो खर्चा करा जा रहा है क्या वो एनजीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है पर्सनल पर्पस के लिए, जरूरत भी नहीं थी, थार खरीद ली, एनजीओ का पैसा था, थार में घूम रहे हैं, बाहर बैनर लगा लिया एनजीओ का। समझ आ रहा है आपको, फालतू का खर्चा है। देखो, द स्टेचुरी प्रोविजन आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, जो खर्चा आपने करा है वो स्टेचुरी प्रोविजन के हिसाब से करा है या नहीं करा। कह रहा है द बायलॉज रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बायलॉ में ही लिख दिया आपने
कि भैया जो नॉर्मल वेयर एंड टीयर है हमारे एनजीओ की उसके लिए हम 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे 5 लाख कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, तो वहाँ पे आप पकड़ में आ जाएगा कि बाय लॉ में लिखा है कि आप खर्चा नहीं करोगे, लेकिन आप फिर भी खर्चा कर रहे हो। बाय लॉ में लिखा है कि मेंबर कुछ पैसा नहीं लेंगे यहाँ से, जो मेंबर हैं वो एनजीओ के लिए काम करेंगे, वो पब्लिक के हित में काम करेंगे, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे, लेकिन मेंबर भी वहाँ से सैलरी निकाल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी, खर्चे पे आपको कंट्रोल करना होगा। आगे आइए, असेट एंड लायबिलिटी चेक करोगे, फिक्स असेट्स देखोगे, इन्वेस्टमेंट देखोगे, कैश बैलेंस देखोगे, इन्वेंट्री, लोन, ईटीसी, यानी सारी असेट एंड लायबिलिटी को आप डिटेल में चेक करोगे। तो मैं ओवरऑल यही ना बोल दूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे। हाँ जी, चलें आगे, समझ में आया? हाँ, समझ में आया? एनजीओ का समझ में आया गेम? आगे चलते हैं। मेन मेन चीज ये थी, सुन लीजिएगा, यहाँ पे मेन चीज ये थी, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी जो आपको करनी पड़ेगी, डिटेल में समझना पड़ेगा वो चीज क्या है। अरे आप जिस चिड़िया को ऑडिट कर रहे हो पता तो चलना चाहिए चिड़िया कौन सी है। चले आगे, आइए। अब देखो आपके लिए होमवर्क है मेरे बच्चे, कह रहा है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और एलएलपी। कह रहा है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर खुद पढ़ लो, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप एलएलपी की यहाँ पे लिखी है, उसी से पार्टनरशिप की ड्राइव कर लेना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर की देख लोगे, पढ़ लोगे? हाँ, तो वहां पे आप सोल प्रोप्राइटर पे क्या क्या लगेगा बताओ? इनकम टैक्स एक्ट तो सब पे लगता है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और जितने भी लेबर लॉ होंगे, मर्केंटाइल लॉ होंगे, वो सारे लगेंगे, तो उसके हिसाब से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जो अपने उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उन एम्प्लॉय को ईएसआई पीएफ टाइम पे कट कट रहा है या नहीं कर रहा। अरे आपको न्यूज़ पता है, जया बहादुरी है ना, जेल गई हैं वो, बॉलीवुड की स्टार है, एक्टर है। जया बच्चन नहीं है, जया बहादुरी है। कल उन्हें जेल हुई है, कल या परसों उन्हें सजा सुनाई गई है, 6 महीने की जेल हुई है। सुन लो किस लिए, क्योंकि उन्होंने अपने थिएटर, उनका थिएटर चलता है, अपने थिएटर में वो वर्करों से काम कराती थी, और उन वर्करों का उन्होंने ईएसआई टाइम पे जमा नहीं करा था। ईएसआई समझते हो? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, है ना। एक ये लेबर लॉ है बेटा, इसकी कंप्लायंस करनी पड़ती है जब आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय की लिमिट है कि उससे ज़्यादा अगर बंदे काम कर रहे हैं तो आपको पीएफ और ईएसआई उनका जमा कराना है। अगर आप जमा नहीं करा रहे तो आपको जेल तक हो सकती है। कल की न्यूज़ है ये, देख लो सर्च मार के। मिली? बच्चन नहीं है, बहादुरी है, बहादुरी। तुमने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में उन्हें, नाटक वगैरह में। मिल गई? 6 महीने की, इतनी दूर से दिख नहीं रहा, वही होगी। क्या लिखा है पढ़ो? हाँ यही है। बच्चन नहीं है, बच्चन नहीं है, बच्चन को नहीं। हाँ जया करके कुछ नाम है। क्या है? जया बहादुरी इसी का नाम है? अरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ वो गई है, क्या नाम है उनका? जया, हाँ जया प्राडा, जया प्राडा जी। सुन लो सुन लो, इनको 6 महीने की जेल और 5,000 का फाइन लगा है इस वजह से। 6 महीने की जेल भी तो है, वो बात अलग है ना। आ जाओ। अरे बच्चे कह रहे हैं सर आप पढ़ाओ, टाइम पास मत करो। बुक्स ऑफ अकाउंट, सुन लो, ऑडिट ऑफ किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 34 एंड रूल 24 कह रहा है प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन करनी होती है। अरे ये तो बचपन में पढ़ा था आपने, जब आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, है ना। रेसिट एंड एक्सपेंडिचर, असेट एंड लायबिलिटी, इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस एंड द अदर पार्टिकुलर, ये सब आपको मेंटेन करने होते हैं। कैश और अक्रूवल बेसिस लगा सकते हो आप, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होती है, मेंटेन करना होता है आपको रजिस्टर ऑफिस पे सारे पेपर्स, और प्रिजर्व करना होता है 8 सालों के लिए। तो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े थे बचपन में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके हिसाब से आप देखोगे कि वो काम कर रहा है एलएलपी या नहीं कर रही, ठीक है। सुनिएगा, एलएलपी को कुछ फाइल भी करना होता है, एमसीए में 2 चीजें फाइल करनी होती है, बचपन में बताया था, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी करके कुछ होता है,
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं आता तुम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ, और मैंने ही पढ़ाया ना तो शर्म तो आएगी आएगी। स्टेटमेंट, अरे ये फूले हुए हैं, मैं ब्लस ब्लस नहीं करता, ये वैसे ही फूले हुए हैं। फूट ना जाए, आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी, सुन लो, तुम्हारा मन नहीं है आज पढ़ने का, मुझे दिख रहा है ये। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी देख लो इधर, देख लो, उन दोनों को देखो। अब पढ़ा रहा हूं मैं, वो बातों में लगे हैं। अभी ऐसे मत बोला करो भैया आ जाओ, वो पता नहीं क्या सोचेगा। Shall be prepared within 6 months from the end of the financial year and to be filed with the registrar। 6 महीने के अंदर अंदर, सुन यार, सुन लो यार प्लीज। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी हमें प्रिपेयर करना होता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार करना होता है, शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म 8। फॉर्म 8 फाइल होता है विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो वहां पे बेटा एमसीए में भी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप चेक करोगे कि हो रही है या नहीं हो रही। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कैसे देखोगे आप, देख लो, यहाँ ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका टर्नओवर, क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट शैल बी रिक्वायर्ड इफ द टर्नओवर इज मोर देन 40 लाख एंड कंट्रीब्यूशन अगर मोर देन है 25 लाख का, तो वहाँ पे ऑडिट की जरूरत है, आपको ऑडिट करना होता है। ठीक है, अब आ गया जो टेन्योर क्या होता है। कह रहा है अपॉइंटमेंट शैल बी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एंड द ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन द ऑफिस टिल द न्यू ऑडिटर आज अपॉइंटेड और दे आर रीअपॉइंटेड। तो यानी कितने भी टर्म के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो, जब तक नया नहीं आएगा तब तक वही सेम ऑडिट करता रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सीएन प्रैक्टिस होना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर कैसा होता है, एट एनी टाइम बट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना होता है। कब से पहले, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से पहले, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले ऑडिटर अपॉइंट कर देना होता है, फिर वो ऑडिटर ऑडिट करता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाद में कह रहा है 30 days बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर बाद में आपको अपॉइंट करना है, वो भी रीअपॉइंट हो सकता है सेम। तो कह रहा है या तो उसे ही कर दो या नए को कर दो, तो वो 30 दिन पहले पहले आपको करना होता है। ठीक है, इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल्स टू मेक द अपॉइंटमेंट द पार्टनर शैल अपॉइंट दी ऑडिटर। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं अपॉइंट कर पाए तो पार्टनर्स करेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर में फर्क तो पड़ता ही है आपको, या कोई लड़ाई है। चलो थैंक यू वेरी मच ये पता रहने के लिए। एनुअल रिटर्न देख लीजिए, कह रहा है टू बी फाइल्ड, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है बाय द एलएलपी विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की जरूरत होती है। प्लीज इधर उनको करने दो ना अपना काम, प्लीज इधर, है ना। और विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर करनी होती है, जिसका फॉर्म क्या है 11। तो दो फॉर्म फाइल होते हैं एलएलपी के केस में, 8 और 11। 11 में एनुअल रिटर्न जाती है, 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी जाता है। वो 6 महीने के अंदर अंदर बना के 30 दिन में फाइल करना होता है, और ये 60 दिन में फाइल करना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। तो जितनी भी लिमिट है, वहां पे जितनी भी लिमिट है मेरे बच्चे, वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से है एलएलपी के केस में, ध्यान रखिएगा। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट देख लो, पढ़ू, इन सब का ध्यान नहीं है आज। आप पढ़ो और पढ़ के घर जाओ, हमारा हो गया, हमने बहुत सी एंटर पढ़ लिया। आप पेपर भी ध्यान है सर। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लो, कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हो, इंस्पेक्शन एमसीए की साइट पे ही हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके ये सारे पेपर निकाल के चेक कर सकते हो। तो कह रहा है इंस्पेक्शन, और आप तो ऑडिटर हो तो ऑफिस में भी जाके निकाल सकते हो। कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, नेम ऑफ द पार्टनर एंड द चेंज इफ एनी अगर कोई हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी देख सकते हो आप फॉर्म 8 में, और एनुअल रिटर्न भी वहाँ से निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन दी इंफॉर्मेशन। ये घर से पढ़ना है, आपका होमवर्क है। चले, अब मैं ये वहां से भी नहीं दिखा रहा, आप घर से पढ़ना है आपको। तो ये मैंने मार्क कर दिया, प्लीज पढ़ लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बच्चा लोग।
क्या तैयार हो आप? दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर करेंगे, है ना? देख लीजिए बच्चे, अभी हमने क्या खत्म करा बिल्कुल अभी अभी? ऑडिट ऑफ एलएलपी और ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मैंने घर के लिए दे दिया, नॉर्मल है वो, पढ़ लोगे आप। गवर्नमेंट का ऑडिट पहले कर लिया था, एनजीओ का कर लिया, है ना? आइए, अब कह रहा है कुछ हमारे मिसलेनियस ऑडिट बचे हैं, सेम चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। कंपनी का ऑडिट ये नहीं है, ये डिफरेंट एंटिटीज का है। तो इसमें मिसलेनियस ऑडिट आ रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। कह रहा है ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ऑडिट ऑफ सिनेमा, ऑडिट ऑफ क्लब, ऑडिट ऑफ होटल, ऑडिट ऑफ हायर परचेज कंपनीज और ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनीज। सही है? तो ये अलग अलग तरह के मिसलेनियस ऑडिट है जिनको हमें परफॉर्म करना होता है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा डिपेंडिंग देयर नेचर ऑफ बिजनेस, देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना? कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कैसा नेचर ऑफ बिजनेस है, किस किस चीज़ों से वो गवर्न है। स्टेट लॉ हो सकते हैं, सेंट्रल लॉ हो सकते हैं और स्टेचुरी लॉ हो सकते हैं। तो इन सब जितने भी वो लॉ या फ्रेमवर्क, ऑडिट लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में काम कर रहा है, उन सबको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और सबसे जो मेन होता है वो होता है कि पर्पस जिसके लिए वो एंटिटी बनी है ना? क्या उस पर्पस के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा? चले, ये आपको देखना है, आ जाओ। अब कह रहा है पहले क्या करोगे आप, इन सब का ऑडिट एक साथ पढ़ रहे हैं हम। पहले क्या करोगे आप? हाँ, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, जिसमें क्या आ रहा है, लीगल स्टेटस जानोगे। लीगल स्टेटस में क्या पढ़ोगे? बाय लॉ, एमओए, एओए, ट्रस्ट डीड, पार्टनरशिप डीड। फंक्शनिंग देखोगे, एक्टिविटी देखोगे, गवर्निंग बॉडी देखोगे और मिनट्स देख लोगे। ये सब सब केस में लग जाएगा। ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आगे देखना आप। अब उनका कमर्शियल इस वो देखोगे कि वो क्या है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है। ये जो आप काम कर रहे हो इस तरह के, वो क्या बना के कर रहे हो आप? आपने एंटिटी बनाई क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करोगे ना जिसके थ्रू काम चलेगा। तो वो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो है क्या? सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, क्या है वो? डन। फिर कह रहा है नॉन कमर्शियल में आप देखोगे प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी या नॉर्मल कंपनी आप बना के काम कर सकते हो। तो आप उसका मतलब आप एंटिटी के बारे में जानोगे तो मैं बोल सकता हूँ ये आरएपी ही है जो आपको करना है। चलें आगे। अब देखना, फिर सब्सटेंटिव चेकिंग करोगे। सब्सटेंटिव चेकिंग में आप क्या करोगे? एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या ये बात सही है? बोलो, किस एक्सटेंट तक आप सब्सटेंशियल सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने वाले हो, वो डिपेंड किस पे करता है कि किस एक्सटेंट का आपके पास इंटरनल कंट्रोल है। अगर हर जगह इंटरनल कंट्रोल होगा तो वहाँ कंप्लायंस प्रोसीजर से काम चल जाएगा, डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अगर नहीं है तो डिटेल में जाना पड़ेगा। जितना कम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, जितना लेस वो इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे आइए, कह रहा है रिसीट इनकम। चैरिटेबल के केस में आप रिसीट और इनकम चेक करोगे कैसे, मतलब किस तरीके से आ रही है, अकाउंट फॉर हो रही है या नहीं हो रही। तो उसमें देखोगे ग्रांट्स, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द फंड रेजिंग प्रोग्राम, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये सारा पैसा जो आ रहा है उसको ठीक से आप अकाउंट फॉर कर रहे हो या नहीं कर रहे? डन। ऐसा तो नहीं है किसी तरह का फेक पैसा यहाँ पे आ रहा है या किसी तरह का कुछ आप अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो। पैसा तो आ रहा है लेकिन आप कम दिखा रहे हो, या पैसे तो आ रहा है आप ज़्यादा दिखा रहे हो, मतलब कम आ रहा है ज़्यादा दिखा रहे हो। तो दोनों ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस की ऑडिट करोगे। आप देखोगे सैलरी टू दी स्टाफ जो है वो ठीक जा रही है नहीं जा रही, जितने स्टाफ की सैलरी वहाँ पे डेबिट हो रही है उतने स्टाफ वहाँ पे काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उनकी आप फिजिकल प्रेजेंस चेक करोगे, उनकी आप अटेंडेंस चेक करोगे, उनकी आप एक लिस्ट मंगाओगे, आप एम्प्लॉय रजिस्टर मंगा के चेक करोगे कि कौन कौन है। आप उन्हें खुद भी बुला सकते हो कि भाई बुलाओ मेरे को इस एम्प्लॉय से मिलना है, सैम्पलिंग कर सकते हो, कहने का मतलब है खर्चों की। करें आगे, आगे चले। कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग कैसी है, यानी खर्चे वगैरह जो हो रहे हैं मेंटेनेंस के वो आपको चेक करने पड़ेंगे। लाइब्रेरी एक्सपेंसेस आप चेक करोगे, पार्किंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ बसेस वगैरह। तो ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। जैसे हॉस्पिटल चल रहा है तो वहाँ एम्बुलेंस वगैरह होगी, है ना? तो जिस नेचर की हमारी एंटिटी है उस नेचर का आप खर्चा वहाँ पे चेक कर लोगे कि वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो प्रोप्राइटरी कंसर्न उस खर्चे का आप वहाँ पे चेक कर लोगे कि जितनी जरूरत है उतना खर्चा हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं।
कह रहा है एसेट और लाइबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में क्या चेक करोगे, उसका एक्विजिशन का तरीका क्या है। अगर आप कोई वहाँ पे एसेट बिजनेस में लेके आ रहे हो, बिजनेस बोले तो ये सारे बिजनेस जो ऊपर बात करी है हमने, है ना, तो वहाँ पे कोई भी अगर एसेट आ रही है तो उसका क्या तरीका है भैया। एसेट एक्विजिशन का कोई आपने सिस्टम बनाया है, नहीं बनाया। एसेट के डिस्पोजल का कोई सिस्टम बनाया है, नहीं बनाया। ठीक है, एक्विजिशन का सिस्टम कैसा होता है, क्या बनाया होगा सिस्टम। एसेट एक्विजिशन में क्या सिस्टम बन सकता है बताना। हाँ, तो क्या किस तरीके से आप बना सकते हो एक एक्विजिशन का प्रोसीजर। एक्विजिशन कुछ असेट आएगी बिजनेस में, उसका एक प्रोसीजर आप ड्राफ्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या कोई तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस जाके खरीद लाएं, आज मन में आया जाके खरीद लें, क्या कैसा होना चाहिए फिर। एक प्रोसीजर आप डिजाइन करोगे कि कोटेशन मंगाओ, आप बोलोगे कोटेशन मंगाओ, कोटेशन मंगा के सबकी कोटेशन को लिखोगे, एक जगह इकट्ठा करोगे, कंपेयर करोगे, फिर अपनी सुटेबिलिटी देखोगे कि आपको कैसी असेट चाहिए। क्या इसकी जो अलग अलग बंदों की अलग अलग प्रोडक्ट होगा, किसी कोई कोई फीचर दे रहा होगा, कोई कोई फीचर, कोई कोई फीचर, कोई कोई फीचर। आप अभी चले जाओ कोई सिस्टम लेने, एसी लेने, कैमरा लेने, आप जाओगे वो अलग अलग फीचर गिनवा देंगे आपको। तो आपको अब देखना है कौन सा फीचर मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, कौन सा वाला फीचर मेरे को, मेरी जो सर्कमस्टांसेस है वो डिमांड कर रही है, मेरा बिजनेस डिमांड कर रहा है। तो वो चेक करके फिर आप प्राइस मंगाओगे, फिर प्राइस बिड उनकी चेक करोगे। समझ में आ रहा है आपको। एक्विजिशन के लिए आप सिस्टम बना सकते हो कि प्राइस, जो प्राइस बिड होगा वो चेक करेंगे। अब जो मेरा सुटेबिलिटी काम के हिसाब से और पैसे के हिसाब से जो फिजिएबल होगा वो वाला हम हिट कर देंगे और उस बंदे को बोल देंगे कि तू दे जा। क्या ये कंपेयर करते हुए क्या आप ये भी चेक कर सकते हो कि किसकी आफ्टर सेल सर्विस किस तरह की है, कर सकते हो नहीं कर सकते। आफ्टर सेल सर्विस भी देखोगे आप, आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, यहां से भी पेपर में आ सकता है, सिर्फ एक्विजिशन पॉइंट से बोल रहा हूं मैं। वो बोलेगा कि आप एक्विजिशन कर रहे हो, एक्विजिशन की चेकिंग कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप चेक करोगे। तो आपको दिमाग ना बिल्कुल अटेंटिव और खुला हुआ रखना है ऑडिट का पेपर लिखते वक्त या पढ़ते वक्त या समझते वक्त। समझ में आ रहा है आपको। आइए, आफ्टर सेल सर्विस भी देख सकते हो, कस्टमर फीडबैक भी देख सकते हो, साइट पे जाके आप कस्टमर का फीडबैक देख सकते हो कि किसको कैसे कैसे फीडबैक मिले हुए हैं। मूवी देखने जाते हो पहले देखते हो ना कि रेटिंग कितनी है किसकी, वो वाली आप बुक कर लेते हो फिर, तो वैसे आप रेटिंग देख सकते हो। तो एक्विजिशन का बहुत तगड़ा सिस्टम बन सकता है भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आगे आ जाइए, ऑथराइजेशन चेक करोगे कि असेट किसकी अथॉरिटी में है। समझ में आ रहा है कि अगर कोई असेट हमारे बिजनेस में आ रही है या जा रही है, कौन उसको ऑथराइज कर रहा है, कौन उसकी पेमेंट को क्लियर कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें चेक करोगे, डेप्रिसिएशन उस पर प्रॉपरली लग रहा है नहीं लग रहा, और उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी। देखिए अदर एस्पेक्ट आप लीगल कंप्लायंस चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बस आपके लिए एक तरह से छोटी सी चेकलिस्ट है, चेक करने के लिए आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो नॉर्मली यहाँ ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें दे दी कि रिसीट चेक कर लेना, पेमेंट चेक कर लेना, असेट लाइबिलिटी चेक कर लेना और अदर एस्पेक्ट चेक कर लेना। हाँ, लेकिन क्या और बाकी चीज़ें चेक नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आप चेक करोगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, वहाँ पे अगर कोई फ्रॉड की वो है, फ्रॉड का सस्पिशन आ रहा है तो फ्रॉड का ऐसे लग जाएगा। यानी ऑडिट तो पूरा ही लगेगा। समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे बस आपको एक चेकलिस्ट दे दी, एक आइडिया दे दिया कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो ये चीज़ें चेक कर लेना। इसका मतलब ये नहीं बस इतनी चीज़ें चेक करोगे, चेक तो आपको ओवरऑल ऑडिट करना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए अब देखना, हायर परचेज तो आपको पता ही है। हाँ, यहाँ पे था ना पॉइंट, देखना, हाँ, ऑडिट ऑफ हायर परचेज कंपनी और ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनी, ये आपने पढ़ा है। इसके एएस पढ़े हैं हायर परचेज के, कौन सा एएस है। लीज का है, लीज का एएस 19 पढ़ा है, एएस 19 फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज पढ़ा है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख लो, मैं समझा देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे। कह रहा है प्रॉपर्टी कार है, इधर देख लो प्लीज, प्रॉपर्टी कार है, वो आपको फिनांस पे लेनी है, तो आप देखोगे कि लोन लेना है 10 लाख का या हायर परचेज पे खरीद लूँ। ऑप्शन है ना आपके पास, 3 ऑप्शन है, या तो आप लोन ले लो, या आप हायर परचेज पे खरीद लो, या आप लीज ले लो। तो कह रहा है इस केस में आप बैंक से फिनांस करा लेते हो, ओनरशिप किसकी होती है, कस्टमर की, बैंक हाइपोथिकेट कर लेता है, इंस्टॉलमेंट बांध देता है, रीसेल का राइट नहीं देता, रीपेमेंट जब कर दोगे एनओसी मिल जाएगी और फिर राइट टू रीसेल आपके पास आ जाएगा।
ये बस समझाया है, ट्रांजैक्शन को समझाया है, क्या वो लोन के ट्रांजैक्शन है, क्या हायर परचेज किया और क्या लीज किया। हायर परचेज के केस में इंस्टॉलमेंट बन जाती है आपकी, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आप कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट देके ऑन द लास्ट खरीद सकते हो, ओनर बन सकते हो, है ना। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वहाँ पे कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप ओनर बन सकते हो। फिर आप क्या बन जाओगे, हायर वेंडर और हायर परचेजर, ठीक है। लीज के केस में आप देख लोगे, आप फाइनेंशियल लीज लेना चाहते हो या ऑपरेटिंग लीज यानी नॉर्मल रेंट पे लेना चाहते हो या पूरा का पूरा लेना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस में आप लेसर और लेसी वाला आपका रिलेशन बन जाएगा। नीचे लिखा है देखो, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है, ये आपको आता होगा अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो। एसेट क्या है, सुनना, कह रहा है फाइनेंशियल लीज के केस में जो एसेट होती है वो सेलेक्ट किसके द्वारा की जाती है, लेसी के द्वारा, है ना। और लीज पीरियड कैसा होता है, अप्रोक्स द लाइफ ऑफ द एसेट। यानी आप जैसे आपने देखा होगा आजकल अपार्टमेंट्स मिलते हैं, बिल्डिंग मिलती है 99 साल की लीज पे, तो वहाँ पे जो कस्टमर होता है यानी लेसी वो जाके देख लेता है, समझ लेता है और पूरी लाइफ के लिए उसे ले लेता है। 99 साल की लीज पे मिलते हैं फ्लैट्स, है ना। लीज पेमेंट कैसी होती है, कवर फुल वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस फिनांस चार्जेस। ओनरशिप किसकी होती है, ऑफर टू दी लेसी के पास ओनरशिप आ जाती है, लेकिन 99 साल बाद वो वापस कर ली जाएगी, रीस्टोर हो जाती है वो। चलें आगे, ऑपरेटिंग लीज समझ लो। ऑपरेटिंग लीज में ऐसे ही चलता है काम, असेट किसके द्वारा सेलेक्ट की जाती है, लेसर के द्वारा। जैसे गाड़ियों की लीज होती है, आप बहुत सारी कंपनियां हैं जो एमएनसी वो गाड़ियां लेती हैं, वो कहती है बस हमारे स्टाफ को भेजना है, सुन लो इधर, हमारे स्टाफ को लाना और ले जाना है, छोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी ऐसे नहीं देते कि ये वाली गाड़ी देंगे और रोज वही गाड़ी आएगी, वो वैसे कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे आपने ओला में देखा होगा, ओला मिनी, ओला प्राइम, उबर में देखा होगा प्राइम, मिनी और सडान, ऐसे कर करके कुछ कर करके उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, तो वो वैसे कैटेगरी बनाता है और वो अपने हिसाब से भेजता है गाड़ी। तो यहाँ पे जो असेट है वो कौन सेलेक्ट कर रहा है, लेसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कह रहा है लीज पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, एज डिसाइडेड बाय दी पार्टीज। लीज रेंट मतलब रेंट देना होता है, पेमेंट रेंट के रूप में होती है, ओनरशिप रिमेन विद द लेसर, सही है। तो दोनों के बारे में आप समझ गए, तो उस तरह से ही आप चीजें चेक कर लोगे कि भैया क्या लीज एग्रीमेंट हुआ था, कि इस हिसाब से रेंटल टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस रेंटल दिखाने के लिए आ रहा हो, वहाँ पे असेट ही नहीं है कोई, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लोगे, है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आ जाओ। मिसलेनियस पढ़ लिया, अब ये लास्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे भगवान, आइए, ऑडिट ऑफ, ये क्या होती हैं, ऐसी सोसाइटीज जो मेंबर के लिए बनती हैं, उनका पर्पस होता है कि वो मेंबर के लिए ही काम करे, जो भी पैसा होगा मेंबरों में ही बटेगा और जो भी पैसा होगा वो मेंबर ही लेके आएंगे, यानी बाहर के लोगों के लिए ये काम नहीं करती, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। देख लीजिएगा, कह रहा है इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, एसए एंड पावर होल्डिंग डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे कह रहा हूँ, सीए होना चाहिए, वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सीए होना चाहिए और उसके पास कोऑपरेटिव अकाउंट को होल्ड करने का डिप्लोमा होना चाहिए, वो ऑडिट कर सकता है। ये जरूरी भी नहीं है, नॉर्मल सीए भी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो वो बाय लॉ पे डिपेंड करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर क्या लिखा है कि कौन ऑडिट करेगा, वो बंदा उसकी ऑडिट कर सकता है, सीएस भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस होल्डिंग इसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास डिप्लोमा है उसका। देखना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसा होगा, रजिस्ट्रार इसका अपॉइंटमेंट करता है। कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दी अदर रिकॉर्ड्स, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, सम ऑफ मनी रिसीव के, एक्सपेंडेड के, सेल्स परचेज एंड सर्टेन लाइबिलिटी के। ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है हमें, पढ़ा हुआ लग रहा है हमें, हाँ हमने कंपनी एक्ट में ही पढ़ा था, है ना। आगे आइए, रिस्ट्रिक्शन है ऑन द शेयर होल्डिंग 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कह रहा है 20% से ज़्यादा की एक बंदे को हम शेयर होल्डिंग नहीं देंगे, इफ पर्सन अदर देन दी रजिस्टर्ड सोसाइटी, अगर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी उसमें शेयर होल्डिंग लेना चाहती है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी को मिल सकती है, अदरवाइज 20% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं देंगे। रिस्ट्रिक्शन होती है इनको लोन पे, टू बी मेड ओनली टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, लोन ये किसको देंगे, बस मेंबर को देंगे, एंड टू दी अदर विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार सैंक्शन कर देगा तो वो लोन दूसरों को भी दे सकते हैं, है ना। रिस्ट्रिक्शन इसकी बोरोइंग पे भी होती है, मेंबर से ही ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोइंग, कह रहा है लोन एंड डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेंबर एंड दी अदर, अदर का मतलब जब अलाउ हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रार जब अलाउ कर देगा या आपके बायलॉ में लिखा होगा। कह रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है, बाकी आप अप्रोप्रिएट, बाकी आप
यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सोसाइटी के पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल पर्पज़ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है किस किस चीज़ों के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल फंड कहाँ बनाना पड़ता है, जिसके लिए आप जो जितने भी मेंबर हैं उनको एजुकेट करोगे, और इन्वेस्टमेंट फंड भी आपको क्रिएट करने होते हैं। ये दो चीज़ आपको अभी हम स्टडी मैट से देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। पहली क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट टू बी रिटर्न, यानी हम ये स्टडी मैट से देखने वाले हैं। और राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी स्टडी मैट से देखने वाले हैं। जल्दी दिखा दो कहाँ पे हैं, आ जाओ आ जाओ। देखना स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट एंड कह रहा है टू बी बोर्न इन माइंड वाइल ऑडिटिंग। कह रहा है ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब आप मेरे बच्चे क्या कर रहे होगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे होगे। जैसे कि बोलो, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा आपको। कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट, तो आपको जो जितने भी डेट ओवरड्यू हो रखे हैं उन्हें चेक करना है। भैया बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी चेक करना है। ओवरड्यू डेट तो आप हर जगह चेक करना है आपको। कह रहा है ओवरड्यू इंटरेस्ट चेक करना है आपको, ठीक है। कह रहा है सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट चेक करना है कि भैया किस बेसिस पे आप बैड डेट रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आपको पता है ना कैसे होता है बैड डेट रिकॉग्नाइज, कैसे होता है? इनकम टैक्स में पढ़ा है आपने बैड डेट का प्रोविजन, बैड डेट का खर्चा कैसे ले सकते हो, कैसे देखना कि राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं इसको। इसका प्रोसीजर है राइट ऑफ करने का कि पहले आपको रिजनेबल एफर्ट ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑल दी रिजनेबल एफर्ट आपने ले लिए हैं उस बैड डेट को करने के लिए। और उसमें ये भी है कि नोटिस भेजना है, रिजनेबल जो जितने भी रिजनेबल स्टेप्स हैं बैड डेट को रिकवर करने के, वो पहले आपने ले लिए हैं। और वहाँ पे ये भी है कि अगर कुछ एक अमाउंट का स्लैब है, शायद 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा के अगर बैड डेट राइट ऑफ कर रहे हो तो उनकी डिटेल अलग से मेंशन करनी है। आ जाओ, वो आईटीआर में आता है, आ जाओ। कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, कि वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी किस तरीके से हो रहा है ये चेक करना है आपको। एडहेरेंस करना है आपको टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कि वहाँ पे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करोगे आप, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड द रूल्स, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर रजिस्टर्ड एंड द एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक। कह रहा है स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार एंड ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी एंड डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमेटी। तो ये सारे नॉर्मल से काम है जो आपको देखने हैं। यानी जब आप ऑडिट करने जा रहे हो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आपको कीप इन माइंड रखना है ये सब, कि ये सब चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर लो। ये क्यों बोला है यहाँ पे ओवरड्यू इंटरेस्ट, बैड डेट और ओवरड्यू डेट, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा होता है वो मेंबर का ही होता है, तो हो सकता है कि देरी करी जा रही हो मेंबर से पैसा लेने में या देने में। डन, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। चलें आगे, और क्या रह गया था बच्चे? हाँ, और देखो एक पॉइंट और है, और मैंने वो क्लियर कर दिया था लास्ट वाला डाउट आपका, हो गया था, वो खर्चे ही थे दोनों। देखो कह रहा है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन 73 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 डिस्कस डिस्कस discusses the power and duties of the auditor. According to this, every auditor of the multi-state society cooperative society shall have a right to access all the time the books of account and the voucher of multi-state cooperative society, whether kept to be the head office of the multi-state society or as where, and shall be entitled to require the officer or the other employee of the multi-state society such information explanation as the auditor think necessary for the performance of। नॉर्मल सी बात नहीं है कि वो क्या कर सकता है? बोलो 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 बोलो, राइट टू एक्सेस है। इतनी सी तो बात लिखी है यहाँ पे। आगे सब वही लिखा है जो हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। देखो कह रहा है वेदर द लोन एंड एडवांसेस, कह रहा है ऑडिटर शुड शैल मेक द फॉलोइंग इंक्वायरी। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट दे दी, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन ये एक तरह से आपको ओवरव्यू देने के लिए, आपको समझाने के लिए दे दिया कि ये तो पूछ ही लेना। इसके बाद आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि क्या क्या और पूछना है। समझ में आ रहा है? देखो कह रहा है वेदर द लोन एडवांसेस मेड बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म
on which they have been made are not prejudicial to the interest and of the multi-state society or its member। तो कह रहा है कि जो भी लोन और एडवांस आप कर रहे हो, दे रहे हो या ले रहे हो, वो सब किसके लिए होना चाहिए? प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे? प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, ना तो सोसाइटी के लिए और ना उसके मेंबर्स के लिए। समझ में आया? क्योंकि काम ही मेंबर के लिए कर रहे हैं। आगे आ जाओ। कह रहा है वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ सोसाइटी, बार बार नहीं बोल रहा, ये सोसाइटी बोल रहा हूं मैं बस, है ना, विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाई द बुक एंट्री आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और मेंबर, है ना दोनों। तो बुक एंट्री की ट्रांजैक्शन चेक करनी है आपको। बुक एंट्री बोले तो जो बुक एडजस्टमेंट होती है 31 मार्च को, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री लगती है, प्रोविजन की एंट्री लगती है, और भी बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं, अकाउंट क्लोज होते हैं, बीआरएस खत्म होता है, बनता है, तो वो सब आपको चेक करना है कि जो मेरी ट्रांजैक्शन मेयरली बाय बुक एंट्री रिप्रेजेंट हो रही है वो प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए, ना तो सोसाइटी के लिए ना उसके मेंबर के लिए। अगला आ रहा है वेदर, ध्यान से, वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू दी रेवेन्यू अकाउंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल एक्सपेंसेस हमने चार्ज कर लिए हो कहाँ से? रेवेन्यू अकाउंट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो अलग से ड्राइंग में दिखाएंगे, वो पीएनएल में नहीं आना चाहिए। कह रहा है वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड द पेपर ऑफ द मल्टी स्टेट सोसाइटी दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैश, वेदर द कैश एक्चुअली, पढ़ा था ये, बिल्कुल यही लाइन थी, क्या वो एक्चुअली रिसीव करा है, उसके रिस्पेक्ट में कोई अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई। अगर कोई नहीं रिसीव करा, वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर करेक्ट एंड रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। यानी 143.3 में जो बातें लिखी हुई हैं वही यहाँ पे आपको चेक करनी है। आप और भी ज़्यादा बातें यहाँ पे लिख सकते हो कि उसके वहाँ से उठा के कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है, अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो। आ रहा है या नहीं आ रहा? कंटेंट ऑफ रिपोर्ट पढ़ लोगे? वही बोलना है, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, आ रहा है? हाँ, बाकी चीज़ें आपको अब खुद से करनी है इस चैप्टर की। मोर और लेस ये चैप्टर पूरा मेरी तरफ से ख़त्म है। अब अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑडिट के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर चुके होंगे। हम जो नेक्स्ट क्लास है वो रिपोर्टिंग की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आइटम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।